यूं बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, यूं बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, और बदल दे ये शिकायत की तासीर अपनी। मिलेगी जीत जरा खुद पर भरोसा तो कर, मिलेगी जीत जरा खुद पर भरोसा तो कर, चल उठ बांध कमर और लिख दे तकदीर अपनी, चल उठ बांध कमर और लिख दे तकदीर अपनी। नमस्कार साथियों, मैं गौरव गौर अपने YouTube चैनल जीनोम लैब साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 महीने बाद फॉर्म भरना शुरू होंगे और लगभग 3 से 3.5 महीने बाद इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आने लगे हैं, फोन आने लगे हैं कि सर आप बताएं कि किस तरह से हमको तैयारी करना चाहिए, किस तरह से हम इतने कम टाइम में तैयारी करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो थोड़े से डीमोटिवेट भी हो रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन है जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट थोड़ी ज्यादा है, बाकी की जो कैटेगरी है उनकी पोस्ट थोड़ी कम है। तो जो लोग जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में या दूसरी कैटेगरी में है, तो उन्होंने देखा कि भाई ईडब्ल्यूएस की पोस्ट ज्यादा है, तो पता नहीं इस बार हम भी हमारा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। और इस बार की जो वैकेंसी है ये हमारे लिए एक लास्ट चांस जैसा है, कई स्टूडेंट के लिए एक लास्ट चांस जैसा है ना। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो भाई आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आज से ही लगना है तैयारी करने में। आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, और आप किस तरह से तैयारी करेंगे उसकी गाइडेंस देने की, उसको टिप्स देने की जवाबदारी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं आपको टिप्स इन वीडियो के माध्यम से आपको टिप्स देता रहूंगा। तो कल एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो सारी जितनी भी बुक हमारी फील्ड में हैं उसमें जो जो अच्छी बुक हैं उनके बारे में मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा भाई। और थ्योरी की, एमसीक्यू की, कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक ज्यादा अच्छी है, किस तरह से हमको पढ़ना है। अब देखो एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम सिर्फ बुक ले लें और बुक को एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं है। बुक को भी किस तरह से पढ़ना है यह भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी पे ही होने वाली है कि कौन कौन सी बुक हमको परचेज करना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए बुक से, और कैसे पढ़ना चाहिए। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुक को हमें कैसे यूज करना है। अगर आपको यह भी नहीं मालूम तो कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बुक को लगातार एक तरफ से पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाती है। ठीक है भाई, तो किस तरह से हम स्ट्रेटजी बनाएं 3.5 महीने में, 3-3.5 महीने में हम किस तरह से तैयारी करें, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी फील्ड में जितनी भी बुक हैं उनके बारे में मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। पहले अपन थ्योरी की बुक लेंगे। थ्योरी की बुक में 2 बुक अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है गौडकर, दूसरी है जेओची, प्रफुल्ल गौडकर, जेओची। बड़ी फेमस बुक है दोनों को दोनों, और बहुत अच्छी बुक है भाई। ये दोनों बुक तो मेरी रिकमेंडेशन में हर लैब टेक्नीशियन के पास ये बुक तो होना ही चाहिए, मस्ट बुक है दोनों की दोनों, है ना। दोनों में थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में बिल्कुल समझाऊंगा आपको कि दोनों बुक में क्या अंतर है, आपको किस तरह से इनका यूज करना है। देखो गौडकर तो एक बहुत बड़ी बुक है, लगभग 2 वॉल्यूम में आती है, करीब 1460 पेज है। इसकी अपनी एक सीरीज भी चल रही है, बीच बीच में उसके सीरीज के भी मैं वीडियो डालते रहूंगा। लेकिन अभी ग्रुप 5 का एग्जाम आ गया है, अभी ग्रुप 5 की वैकेंसी आ गई है, तो मैं ग्रुप 5 को ज्यादा टारगेट करके अभी वीडियो डालूंगा। गौडकर सीरीज को अभी थोड़ा सा स्पीड हमारी कम हो जाएगी, एकदम बिल्कुल बंद तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े वीडियो हमारे कम हो जाएंगे। गौडकर बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिकल पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल पार्ट बहुत सिस्टमैटिक तरीके से है इसमें। लेकिन जब हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो गौडकर की बुक हमारे लिए बहुत लेंदी लगती है, पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह पर सिर्फ रिक्वायरमेंट दिए हैं, फिर मतलब सिस्टमैटिक दी है, ये बात सही है। लेकिन भाई जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनको ढूंढने में बड़ी मशक्कत करना पड़ती है, हमको बड़ी दिक्कत आती है थोड़ी सी समझने में, है ना। तो गौडकर की बुक वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन गौडकर की बुक मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए गौडकर बहुत अच्छी बुक है। जब आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट की तैयारी के लिए जेओची को मैं ज्यादा बेस्ट मानता हूं। उसमें थ्योरी और अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से, और खासतौर पे ज्यादा जो पॉइंट इंपोर्टेंट है उनको ज्यादा लिया गया है।
जो काम की नहीं है उनको छोड़ दिया गया है ना। तो बुक दोनों ही अच्छी हैं, वैसे दोनों ही बुक आपके पास होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई एक टॉपिक पढ़ें। अब कई स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर आप कोई एक बुक बता दो, तो एक बुक में कभी भी तैयारी करने से बहुत कंफ्यूजन होती है। कुछ टॉपिक किसी एक बुक में अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक किसी दूसरी बुक में अच्छे होते हैं। जैसे मैं अभी गॉडकर सीरीज की बात कर रहा हूं, तो गॉडकर सीरीज में भले ही चला रहा हूं, लेकिन गॉडकर सीरीज में साथ साथ में मैं दूसरी बुक को भी रेफरेंस में लेते हुए चल रहा हूं, दूसरी बुक को भी साथ साथ में पढ़ते हुए साथ साथ आपके बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो कोई एक बुक से तैयारी करना हमारे लिए सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अपन गेन कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और गॉडकर की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन थ्योरी अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। जेओची में थ्योरी बहुत अच्छे से है, तो वैसे तो आप दोनों परचेज कर लें, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जेओची को प्रेफर करें तो मेरे ओपिनियन में ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जितनी भी बुक है मैं सबके बारे में डिटेल में बताते हुए चलूंगा। तो गॉडकर और ओची दो बुक है ना, ये तो बिल्कुल कंपलसरी बुक है। अब इनका यूज थोड़ा देखना आप, इनका यूज ऐसे नहीं करना कि अपन ने एक तरफ से बैठ गए लेके गॉडकर को और एक तरफ से पहला पेज, दूसरा पेज, चौथा पेज, है ना, ऐसे करके नहीं पढ़ना है कि गिनती से पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। ऐसे ही अपन ने, मैं जेओची की बात कर रहा हूं तो जेओची भी आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि आप बैठ गए और अब पहले पेज से शुरू करना कर दिया। 3 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। 4 साल का कोर्स है अपना बीएमएलटी, 4 साल के कोर्स को आप 3.5 साल के कोर्स को आप 3.5 महीने में कैसे खत्म कर दोगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो एक बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जहां भी कोई कंफ्यूजन आई तो आप तुरंत खोल के उस टॉपिक को देख लो। कहने का मतलब क्या है भाई, ये दोनों बुक जो है ना वो अपनी इमरजेंसी वाली काम की है। जब अपन पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते टाइम हम शॉर्ट नोट से ज्यादा पढ़ें तो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन जब भी हम नोट्स पढ़ रहे हैं तो जहां भी कोई कंफ्यूजन हुई, जहां भी कोई डाउट आया तो तुरंत इन दोनों बुक को उठा के आप पढ़ें और अपनी जो भी कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं बोलूंगा, व्यापम या व्यापम का नाम अब ईएसबी हो गया है, तो ईएसबी या फिर दूसरे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, एग्जाम में कभी भी कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस बुक गॉडकर को ही माना गया है। गॉडकर में जो चीज लिखी है उसको ही सही माना गया है, ठीक है। कहीं कहीं पर दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है कुछ वैल्यू में, है ना। तो जहां पर इसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू, गॉडकर की जो वैल्यू होती है उसको एकदम एक्यूरेट माना गया है, ठीक है भाई। दोनों बुक बहुत अच्छी बुक है, दोनों को आप जरूर से जरूर परचेस कर लें, ठीक है। और आगे चलें भाई थ्योरी में, ये तो अपने लैब टेक्नीशियन की सब्जेक्ट की बात हो गई। ईएसबी का सिलेबस आपने पढ़ लिया है, मैंने कल के वीडियो में डाला था, तो कल के वीडियो में आपको सिलेबस समझाया था। सब कुछ आने वाला है सिलेबस में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। और सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन के लिए एक सिंगल बुक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ना तो गॉडकर में है ना ही जेओची में है। दोनों बुक में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी नहीं है, बाकी के दूसरे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं। तो आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को अलग से ले सकते हैं या फिर बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट है उनके भी आप अलग से लेते हुए चलें तो और ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इन दो बुक के बाद अपन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बुक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ना तो गॉडकर में है ना ही ओची में है, दोनों में नहीं है, इसलिए इनकी बुक तो अपन को अलग से लेना ही पड़ती है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में की बुक की बात करें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में अभी लेटेस्ट में जो सबसे अच्छी बुक चल रही है वो चल रही है रॉस एंड विल्सन की। रॉस एंड विल्सन काफी डीप बुक है, लेकिन भाई मैं फिर बोलूंगा, देखो आप कितने लेवल पे हैं सबसे पहले ये पता होना जरूरी है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से अच्छी तैयारी लगे हुए हैं, तो उनको एक बेसिक नॉलेज हो चुका है। बेसिक नॉलेज से अब थोड़े डीप में जाना चाह रहे हैं, तो थोड़े डीप में मतलब बहुत अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं। उनको लग तो रहा है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम और अच्छी मेरिट में जाएं, इस बार बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ना तो जॉब कर रहे हैं ना कुछ, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही लगे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो काफी डीप में जाके पढ़ाई करते हैं
उनके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बेस्ट बुक है रॉस एंड विल्सन। काफी बड़ी बुक है ये, लगभग 1000 के आसपास आती है। तो रॉस एंड विल्सन उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल डेडिकेट हो चुके हैं पढ़ाई के लिए, उनको सिर्फ पढ़ना ही है। उनका एम है या तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या जब गवर्नमेंट जॉब करेंगे या फिर हम जॉब भी करेंगे तो किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो हमको नॉलेज बिल्कुल एडवांस में होना चाहिए। एडवांस बेसिक नॉलेज के लिए सबसे अच्छी बुक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की होती है एन मुर्गेस। एन मुर्गेस काफी पुरानी बुक है ये, पुराने राइटर हैं एन मुर्गेस, अच्छे राइटर हैं एन मुर्गेस, लेकिन एकदम बेसिक है इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जो जॉब भी कर रहे हैं, अब कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 8 घंटे तो जॉब कर रहे हैं, उसके बाद जो टाइम मिल रहा है उतने में ही पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए एन मुर्गेस जो बुक है वो एकदम बेस्ट बुक है। जितना एक लैब टेक्नीशियन को बेसिक नॉलेज होना चाहिए उतना बेसिक नॉलेज एन मुर्गेस की बुक में दिया गया है। और मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो एक लैब टेक्नीशियन के लिए एन मुर्गेस से ज्यादा एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एनाटॉमी में बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते। अब देखो एक चीज और है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन जरूर बहुत ज्यादा डीप आ जाते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो ज्यादा चांस बनते हैं ज्यादा डीप क्वेश्चन आने के। तो हर एग्जाम में लगभग 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा डीप होते हैं कि उनके लिए अगर आप तैयारी करने बैठोगे तो आपको लगभग डबल मेहनत करना पड़ेगी, है ना। तो डबल मेहनत अगर कर सकते हैं आप तो रॉस एंड विल्सन बेस्ट बुक है। डबल मेहनत आप नहीं करना चाहते तो आपको तो सिर्फ इतना लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, मेरिट में आए नहीं आए हमें कोई मतलब नहीं, तो आपके लिए एन मुर्गेस एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है भाई, सारे सब्जेक्ट की बुक कवर करूंगा मैं, सारे सब्जेक्ट की बुक को आपको समझाते हुए चलूंगा, है ना। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की और की बुक आप एन मुर्गेस ले लें, और थ्योरी के लिए अपनी गॉटकर ओची ये बुक तो है ही, है ना। इन दोनों बुक से भी आपकी पूरी की पूरी थ्योरी कवर हो सकती है, इन दोनों में ही आपकी पूरी थ्योरी कवर हो सकती है भाई। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए पूरी तरह से डेडिकेट हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं और भी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनकी और अच्छी स्टडी के लिए और बुक के बारे में डिस्कस करते हुए चलूंगा। माइक्रोबायोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट में आती है तो वो आती है माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी का एक तो प्रैक्टिकल करने को हर कहीं मिलता नहीं है, कोई छोटी जगह पर तो माइक्रोबायोलॉजी होती ही नहीं है, लेबोरेटरी इसकी बहुत कम जगह होती है ना। मैंने खुद जब एक टाइम था ऐसा जब माइक्रोबायोलॉजी में कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी माइक्रोबायोलॉजी में अच्छा नॉलेज नहीं था, तो सिर्फ 1 साल मैंने सिर्फ सीखने के लिए चिरायू मेडिकल कॉलेज में जॉब की थी माइक्रोबायोलॉजी सीखने के लिए। भोपाल में अगर आप रहते हैं, भोपाल के आसपास रहते हैं, तो चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल में सबसे बेस्ट जगह है माइक्रोबायोलॉजी सीखने के लिए। वहां पर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल बहुत अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और लैब टेक्नीशियन को बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं ना। तो सिर्फ सीखने के पर्पज से मैंने 1 साल मैंने वहां पर जॉब की है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो लोगों को माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल नहीं मिल पाया जॉब में, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में कभी उन्होंने जॉब नहीं की, तो उनके लिए माइक्रोबायोलॉजी बड़ी टफ लगती है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जब तक प्रैक्टिकल हम ना करें तब तक थ्योरी को भी समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में वैसे तो मैं हमेशा गाइडेंस देता हूं कि आप ऐसे सेक्शन जिनमें आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़े कुछ टाइम के लिए तो कम से कम आप कहीं प्रैक्टिस के लिए जाएं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो हमें हमेशा ही बोलता हूं, मैं अपनी पुरानी क्लास में भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि माइक्रोबायोलॉजी में आपने कभी जॉब नहीं की है, काम नहीं किया है, तो किसी एक फ्रेंड जो आपका पहचान का हो, जो माइक्रोबायोलॉजी में काम करता हो, जॉब करता हो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में, तो आप उसके थ्रू माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ दिन तो काम करें, ताकि वहां का किस तरह से वहां काम होता है वो आप समझें, तो फिर आपको थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल अभी ग्रुप 5 का एग्जाम आ चुका है, वैकेंसी आ चुकी है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप किसी डिपार्टमेंट में, किसी हॉस्पिटल में जाकर माइक्रोबायोलॉजी सीखें। अभी आपको सिर्फ बुक से ही कवर करना है। बुक में वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी गॉटकर में भी है, हमारे जेओची में भी है, दोनों बुक में भी है। लेकिन जब अपन माइक्रोबायोलॉजी की सेपरेट बुक की बात करें तो सेपरेट बुक में मैं 2 बुक को ज्यादा बेस्ट मानता हूं, ज्यादा अच्छी बुक मानता हूं। पहली बुक है हमारी
अपूर्व शंकर शास्त्री। अपूर्व शंकर शास्त्री बहुत अच्छे राइटर हैं माइक्रोबायोलॉजी के। इनके माइक्रोबायोलॉजी की 2 बुक चलती हैं, जो अभी मैंने इमेज दिखाई है, इसेंशियल है, इसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसेंशियल के बाद में इन्होंने एक और बुक पब्लिश की है रिव्यू करके, रिव्यू ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। बड़े अच्छी तरीके से इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की थ्योरी को समझाया है बुक में। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, बुक जो है वो डीप है। देखो, 2 अलग अलग लेवल की बुक को मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूं साथ साथ। एक ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई के लिए डेडिकेट हो चुके हैं, जो बहुत डीप में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहली बुक जो रहती है वो डेडिकेटेड लोगों के लिए है, जो अच्छे से डीप में जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करने चाह रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के डीप नॉलेज के लिए अपूर्व शंकर शास्त्री की बुक जो है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी करना है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में आपको कंफ्यूजन है और आप चाह रहे हैं कि भाई माइक्रोबायोलॉजी की एक दूसरी बुक भी हमको मिल जाए, तो सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा अनंत नारायण एंड पानीकर। अनंत नारायण एंड पानीकर की जो बुक है वो बड़ी अच्छी बुक है। बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं है, लेकिन इतना तो है जितना एक लैब टेक्नीशियन को नॉलेज होना चाहिए। तो एक लैब टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल सफिशिएंट बुक है। अगर आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, तो सिर्फ तैयारी के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अनंत नारायण एंड पानीकर की बुक जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी बुक है। अनंत नारायण के अलावा एक और बुक माइक्रोबायोलॉजी में बड़ी अच्छी चलती है, सीपी बबेजा। सीपी बबेजा वैसे बुक अच्छी है, लेकिन मैं उसको 3rd नंबर पे रखता हूं। अनंत नारायण से दोनों जो है अनंत नारायण और सीपी बबेजा वैसे तो सिमिलर हैं, लेकिन सीपी बबेजा से ज्यादा अच्छी बुक मैं अनंत नारायण को मानता हूं। ये सारी बुक मेरी पढ़ी हुई है, तो जो मेरी पढ़ी हुई है उन बुक में ही जो ज्यादा अच्छी है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कोई ऐसी बुक जो आप ज्यादा बेस्ट मानते हैं तो मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे रिव्यू में, मेरे कंपैरिजन में, मेरे ओपिनियन में जो बुक ज्यादा बेस्ट है, जो मैंने पढ़ाई की, मैंने तैयारी की थी, तो उनके बारे में मैं बताते हुए चल रहा हूं। और मैंने नहीं भी की है तो किसी बुक को देखा है कि बुक में किस तरह से थ्योरी है। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे बेस्ट है अपूर्व शंकर शास्त्री, लेकिन बहुत डीप में है। उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, जो कुछ कर ही नहीं रहे, जॉब वगैरह कहीं नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपूर्व शंकर शास्त्री को पढ़ सकते हैं। और जो जॉब भी कर रहे हैं, साथ में उनके पास टाइम नहीं है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहते हैं, तो अनंत नारायण पानीकर बेस्ट बुक है। इसके अलावा सीपी बबेजा भी आप ले सके तो वो बहुत अच्छी बुक है। माइक्रोबायोलॉजी के बाद अपन दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरे सब्जेक्ट में आता है अपना हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में से तो मेरे हिसाब से गॉटकर और जेओची दोनों बुक सफिशिएंट है हिस्टोपैथोलॉजी में। जेओची को मैं ज्यादा बेस्ट मानूंगा। देखो, हिस्टोपैथोलॉजी जो है उसमें सॉल्यूशन वगैरह का कंपोजिशन वगैरह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हिस्टोपैथोलॉजी वैसे तो दोनों में कवर हो जाती है बुक में, गॉटकर में और जेओची में, लेकिन फिर भी आपको फिर भी लगता है कि और डीप में आपको पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करना है हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के बाद दूसरे नंबर पे हिस्टोपैथोलॉजी आता है। ज्यादातर स्टूडेंट आप देखेंगे 80% स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी 2 सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बाद में आती है हिस्टोपैथोलॉजी में, है ना। हिस्टोपैथोलॉजी वैसे तो बड़ा छोटा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन जब उससे क्वेश्चन बनते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो अगर आप और अच्छे डीप में जाकर पढ़ाई करना चाहते तो 2 बुक हिस्टोपैथोलॉजी की बड़ी अच्छी बुक है। पहली बुक है रामदास नायक। रामदास नायक की डीप बुक है, बुक अच्छी है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा मैंने 2 कैटेगरी में साथ साथ लेके चल रहा हूं। एक कैटेगरी उनकी जो डेडिकेटेड हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत जाकर डीप में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए रामदास नायक अच्छी बुक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो जॉब भी कर रहे हैं, ज्यादा टाइम उनके पास है नहीं है, वो तो सिर्फ एग्जाम पे उनका फोकस है, एक बार एग्जाम निकल जाए फिर वो किताबों को एक साइड रख देंगे, अलमारी में रख देंगे, बाद में अगरबत्ती लगाते रहेंगे। तो उनके लिए जो बुक है वो अपूर्व नहीं, एन मुर्गेस के साथ उनका एक और को राइटर है दिनेश कुमार, है ना। तो ये एन मुर्गेस की जो बुक है हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी की, लैब टेक्नीशियन के लिए एकदम बेस्ट बुक है, बेसिक बुक है। बहुत ज्यादा डीप में आप नहीं जाना चाहते, सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की तैयारी, तो एग्जाम की तैयारी के लिए एन मुर्गेस की बुक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए भी अच्छी थी बेसिक में, और हिस्टोपैथोलॉजी की भी एन मुर्गेस की बुक जो है वो सबसे बेस्ट बुक है ना।
अभी फिलहाल टाइम कम है, 3-3.5 महीने का टाइम है, तो इतने टाइम में ज्यादा डीप वाली बुक आप ना लें तो ज्यादा बेटर है। अब आप किस पोजीशन में है, मान लो आपका टारगेट ये व्यापम है ही नहीं, आपका तो टारगेट ये है कि इस बार तो हम सिर्फ देखेंगे कि हम कैसा एग्जाम आता है, कैसा पेपर आता है, हम तो लंबे टाइम की प्लानिंग के साथ हैं। तो लंबे टाइम की प्लानिंग वालों के लिए रामदास नायक, और शॉर्ट टर्म के लिए जल्दी से पढ़ने के लिए हमारी एन मुर्गेस, 2 बुक हिस्टोपैथोलॉजी की बहुत अच्छी बुक है। 2 के अलावा तीसरी बुक आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है परचेज करने की, उसमें और थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो हमारी गॉटकर और जेओची 2 बुक तो अपनी ऑलरेडी हैं ही, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी, इसके बाद में आते हैं अपन एमसीक्यू पे। थ्योरी की अपनी हो चुकी कवर है ना। थ्योरी में मुझसे कोई स्टूडेंट ये बोलते सर कोई एक बुक बता दो, एक बुक से ही पढ़ना है हमको, हम बहुत ज्यादा बुक नहीं लेना चाहते। तो पहली चीज ना मैं उनसे बोलूंगा, बुक से कभी आपकी, सिर्फ एक सिंगल बुक से कभी आपकी तैयारी हो ही नहीं सकती, है ना। आपका पहली बात तो थोड़ा सा तरीका सुधारना पड़ेगा आपको। बुक ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से लगातार पढ़ना शुरू कर दें, आपको सिर्फ गाइडेंस लेने के लिए बुक खोलना। ये थ्योरी की जितनी भी बुक मैं बता रहा हूं, आप अपने खुद के नोट्स से जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जब भी आप पढ़ाई शुरू करें तो आप खुद के भी आप नोट्स बनाते हुए चलें। तो नोट्स में जहां पे कोई कंफ्यूजन आती है, जहां पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कई बार डेफिनेशन तक समझ में नहीं आती है ना, तो डेफिनेशन में भी कहीं कहीं क्वेश्चन डाउट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, अपन को कई बार समझ में नहीं आती है अपन को। तो डेफिनेशन में एक बुक में क्या डेफिनेशन दी है, दूसरी बुक में क्या डेफिनेशन दी है, दोनों में अंतर करके देखो आप, तो जिसकी डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लगे उसको आप फिर अलग से लिख लो। इस तरह से आप अपने खुद के पर्सनल जब नोट्स बनाएंगे तो आपकी जो तैयारी होगी वो सबसे बेस्ट तैयारी होगी, है ना। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। 2017 का जो व्यापम का एग्जाम हुआ था पीईबी का, मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर मैंने टारगेट बना लिया था कि भाई नेक्स्ट जो व्यापम का एग्जाम होगा, नेक्स्ट जो पीईबी का एग्जाम होगा, मुझे निकालना ही निकालना है। और फिर मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई उन पे सब पे मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो 2020 का जो व्यापम था, पीईबी थी, उसमें मेरी 6वीं रैंक थी ऑल ओवर एमपी में, है ना। मैं ओबीसी कैटेगरी में हूं वैसे तो, लेकिन जनरल कैटेगरी में मेरा मेरिट में सिलेक्शन हुआ है। तो ऑल एमपी में मेरी 6th रैंक थी। तो जो जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई, जो जो बुक से मैं पढ़ाई किया हूं, वो सब कुछ मैं ये टिप्स में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो थ्योरी को तो मैंने डिस्कस कर दिया है। एमसीक्यू पे आते हैं अपन। अब देखो, कोई भी एग्जाम आ जाए, वैकेंसी आ जाए, आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपके पास 3 महीने का टाइम, 3.5 महीने का टाइम अभी है। तो इतने टाइम में सबसे बेस्ट आपके लिए यह है कि आप एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करें। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है आपको, लेकिन सिस्टोमेटिक तरीके से करें आप। ऐसा नहीं कि कोई भी एमसीक्यू उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया आपने। एक सिस्टोमेटिक तरीके से आप हमारा लगभग 100 दिन बचे हैं, तो 100 दिन में कितने एक एक टॉपिक के लिए आप एक एक दिन दें, तो एक टॉपिक में एक दिन में उसके एमसीक्यू करें। उस एमसीक्यू आपसे नहीं बन रहे तो फिर उसकी थ्योरी को देखें, है ना। देखो, पढ़ाई का जो तरीका होता है वो जब भी हम तैयारी करते हैं तो ये होता है कि आप पहले एमसीक्यू पढ़ें, और एमसीक्यू जब पढ़ेंगे तो कुछ एमसीक्यू आपसे नहीं बनेंगे, तो जो नहीं बन रहे हैं उनको आप पहले उसकी थ्योरी समझो, है ना। मतलब पहले आपको एमसीक्यू की बुक हटाना है, एमसीक्यू लगाना है। आप जो जो बनते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ, जो नहीं बन रहा है फिर उस पर फोकस करो। जो नहीं बन रहा मतलब आपको या तो उसमें कोई याद करने वाली चीज थी जो आपको याद नहीं थी, तो अगर कोई रेम याद करने वाली कोई चीज आई है, कोई पॉइंट आया, तो आप उसको अलग से लिख रहे हैं, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा है जो थ्योरी पे समझने वाला क्वेश्चन था, तो उस समझने वाले क्वेश्चन को जाकर आप अपनी थ्योरी की बुक में देखें। थ्योरी की बुक में आप उसको समझें कि वो क्वेश्चन बना था तो किस तरह से बना है, उसका आंसर किस तरह से निकलेगा, है ना। तो जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो 2 तरह से आते हैं। एक होते हैं समझने वाले क्वेश्चन, है ना, और दूसरे होते हैं मेमोराइज करने वाले क्वेश्चन, है ना। आईक्यू लेवल वाले क्वेश्चन और मेमोराइज करने वाले क्वेश्चन। तो जो मेमोराइज करने वाले होते हैं उनमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ना। तो 64,458 एक यूनिट है, 64,458 डेल्टन
एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये हमको याद करना पड़ेगा। तो जो याद करने वाली चीजें हैं उनको आपको अलग से लिखना पड़ेगा। लेकिन जो समझने वाली चीजें हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि उसमें 2 अल्फा की चेन होती है, 2 बीटा की चेन होती है, किस तरह से वो लिंक्ड होती हैं, कितने उसमें अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड में जब चेंजेस होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये सब कुछ समझने वाली चीजें हैं। तो जो समझने वाली चीजें हैं जब उनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा था, बड़ा अच्छा टॉपिक है, उस पर अपनी क्लास में मैं डिस्कस करता हूं, तो मैं बताता हूं भाई, बहुत उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं हीमोग्लोबिन से, है ना। तो जैसे मैंने अभी बात की मॉलिक्यूलर वेट की, तो ये रिमेंबर करने, याद करने वाला पॉइंट था। लेकिन समझने वाला क्वेश्चन कौन सा है, जो उसकी स्ट्रक्चर है। तो उससे स्ट्रक्चर से कभी क्वेश्चन आए तो आपको समझना पड़ेगा। तो आप पहले शुरुआत करें एमसीक्यू से। जब आप एमसीक्यू के क्वेश्चन लगाते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो पहले चीज आप ये देखें कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है, मेमोराइज करने वाला है या फिर समझने वाला है। अगर सिर्फ मेमोराइज करने वाला ही है तो अपनी नोटबुक में आप अलग से नोट कर लें, और अगर समझने वाला है तो आपको अपनी थ्योरी की बुक उठाना है, और थ्योरी की बुक उठाकर उसको समझना है कि वो किस तरह से उसका आंसर वो निकल के आया जो हमसे नहीं बना था। ठीक है भाई। एमसीक्यू की बात करूंगा मैं। एमसीक्यू में आप जितनी भी बुक खरीद सकें उतना ही आपके लिए बेस्ट है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू कर सकें उतना आपके लिए बेस्ट है। फिर भी टाइम की लिमिट है आपके पास, 3.5 लगभग 100 दिन है आपके पास, है ना। तो इतने दिन में इतना तो पॉसिबल है नहीं कि अपन 10-20 हजार एमसीक्यू पढ़ लें, है ना। डेली आप कितने एमसीक्यू कवर कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप 1 या 2 बुक तो कम से कम खरीद ही लें, अगर आपके पास नहीं है तो, है ना। अगर आपने अभी शुरू ही कर रहे हैं, अभी आपके पास बिल्कुल ही बुक नहीं है, तो शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए एमसीक्यू की 2 बुक बड़ी अच्छी बुक हैं। पहली है इंद्राज बिश्नोई, बहुत अच्छी बुक है इंद्राज बिश्नोई एमसीक्यू के मामले में। एक बड़ी अच्छी खास बात है इंद्राज बिश्नोई की। इंद्राज बिश्नोई की जो बुक है, इसमें दोनों ही चीजें हैं। पहले थोड़ी थ्योरी दे दी, उसमें थ्योरी के शॉर्ट नोट्स दे दिए, शॉर्ट नोट्स के बाद में फिर उन्होंने एमसीक्यू रखे हैं, है ना। दोनों चीजों पे बात करूंगा मैं, एडवांटेज पे भी और डिसएडवांटेज पे भी, है ना। फायदे और नुकसान दोनों ही बातों पे बात करूंगा। तो फायदा, इंद्राज बिश्नोई का जो बुक है, इसका फायदा ये है कि इसमें दोनों चीजें हैं। थ्योरी भी इसमें शॉर्ट नोट्स में दी गई है, तो पढ़ने में अपन को थोड़ा समझ में आता है। पहले थोड़ी थ्योरी समझ पढ़ लो, फिर बाद में उसके एमसीक्यू करो, इस तरह से, है ना। तो एक कम टाइम में जितनी ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सकती है, उसके लिए इंद्राज बिश्नोई बड़ी अच्छी बुक है। लेकिन बड़ा नुकसान है इसका। इंद्राज बिश्नोई की जो बुक है, इसके जो पुराने एडिशन मैंने पढ़े हैं, उसमें बहुत मिस्टेक है। लगभग हर चैप्टर में मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन में, एमसीक्यू में भी कई बार गलत आंसर हैं। तो अगर आप थ्योरी साथ साथ में नहीं पढ़ते जाएंगे, या फिर आपने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आपके लिए इंद्राज बिश्नोई थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इसमें मिस्टेक ज्यादा है, बहुत मिस्टेक है इसमें इंद्राज बिश्नोई में। अभी एकदम नया एडिशन आया, 4th एडिशन, तो 4th एडिशन में अब कितनी मिस्टेक है उसका मैं नहीं बता सकता। इससे पहले का 3rd एडिशन मेरा पढ़ा हुआ है, तो 3rd एडिशन में तो काफी मिस्टेक थी। हो सकता है राइटर में इंद्राज बिश्नोई, पुराने राइटर थे, इंद्राज बिश्नोई को आगे पुनीत मुंजाल और स्मृति सेठी इन्होंने फॉरवर्ड किया है, तो इन्होंने फॉरवर्ड किया होगा, तो हो सकता है उनकी मिस्टेक कम कर दी हो, तो फिर ये बुक लेकिन आप परचेस कर सकते हैं ना। मतलब मिस्टेक है कहने का मतलब ये है कि इस बुक को आप जब भी पढ़ें तो साथ साथ में अपनी थ्योरी की बुक को भी साथ साथ में पढ़ते हुए चलें। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा योगेश कुमार की। भाई बहुत अच्छी बुक है योगेश कुमार, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और एमसीक्यू को जितना सिस्टोमेटिक तरीके से इस बुक में दिया गया है, उसमें अपनी लैब टेक्नीशियन की फील्ड में इससे ज्यादा सिस्टोमेटिक बुक एमसीक्यू के मामले में मुझे अभी तक कोई नहीं मिली। हर एक टॉपिक पे एमसीक्यू रखे हैं उन्होंने, एक टॉपिक फिर एमसीक्यू, दूसरा टॉपिक फिर एमसीक्यू, है ना। अब इसमें टॉपिक मतलब जैसे अपन हेमेटोलॉजी की बात करें तो पहले हीमोग्लोबिन टॉपिक के एमसीक्यू दे दिए है ना, फिर दूसरा सीबीसी, मतलब इस तरह से तो टॉपिक बना के फिर उनके एमसीक्यू दिए हैं। तो बड़ी सिस्टोमेटिक बुक है, और एमसीक्यू भी इसमें बहुत सारे हैं। टोटल इन्होंने 60 से 61 इन्होंने टॉपिक बनाए, और 61 टॉपिक में जब इन्होंने एमसीक्यू निकाले तो वो करीब 6000 के आसपास, लगभग बता रहा हूं मैंने पूरे काउंट नहीं किए हैं, 6000 के आसपास इसमें एमसीक्यू मिलते हैं। तो काफी
अच्छे एमसीक्यू हैं इसमें। और अपने जो टाइम पीरियड अपने पास है 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने में 6000 मतलब अपन 200 डेली लेके चले तो मेरे ख्याल से आराम से कवर हो सकता है। ठीक है, 2 टॉपिक अपन एक दिन में कवर करते हुए चले तो आराम से योगेश कुमार कंप्लीट हो सकती है। ये इसका फायदा है ना। नुकसान पे भी बात करूंगा मैं। फायदा में क्या हो गया, बहुत ज्यादा एमसीक्यू है इसमें, टॉपिक वाइज है, बिल्कुल सिस्टोमेटिक तरीके से हैं। और सबसे एक और बहुत अच्छा फायदा, इसमें बहुत कम मिस्टेक हैं। पूरी बुक मैंने पढ़ी है और इस पूरी बुक में सिर्फ 4 या 5 जगह मिस्टेक निकली हैं। इंद्राज बिश्नोई में लगभग हर इसमें चैप्टर वाइज है ना, इसमें टॉपिक वाइज है, इसमें चैप्टर वाइज, दोनों में अंतर है। तो इसमें हर चैप्टर में करीब 10 से 12 मिस्टेक है, जबकि इसमें पूरी की पूरी बुक में ही सिर्फ 5 या 6 मिस्टेक निकल के आई है ना। तो दोनों बुक में ये डिफरेंस है। योगेश कुमार को मैं ज्यादा बेस्ट बुक मानता हूं एमसीक्यू के मामले में। अगर आप फिर बोलूंगा टाइम पीरियड आपके पास कम है, आपको तो अभी कम से कम टाइम में तैयारी करना है, तो इंद्राज बिश्नोई बेस्ट है। थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है, टाइम आपके पास अच्छा है, तैयारी आप अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप योगेश कुमार की बुक परचेज कर लें। अब इसमें एक डिसएडवांटेज और भी है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में कभी नहीं आते, जैसे माइकोलॉजी ईएसबी के एग्जाम में कभी नहीं आएगी, सिलेबस में है ही नहीं। व्यापम ने कभी भी माइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे ही नहीं, बायोलॉजी से भी नहीं पूछे, लेकिन बायोलॉजी से मैं हमेशा बोलता हूं उससे चांसेस बने रहते हैं, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो जो जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो एक सेंट्रल लेवल एग्जाम की भी आप साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं तो योगेश कुमार की बुक बहुत अच्छी है। अब आप सिर्फ ईएसबी का ही फोकस है, आपको सिर्फ एमपी लेवल के ही एग्जाम का अगर फोकस है, स्टेट लेवल के एग्जाम का ही फोकस है, तो फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक हमको छोड़ना है, कौन से हमको पढ़ना है। दोनों चीजों को समझना आप, ऐसा नहीं कि आप सारे ही पढ़ना शुरू कर दो, है ना। तो जो टॉपिक हमको जरूरी है सिर्फ वही आप पढ़ें, बाकी को छोड़ दें, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक है इसमें। सेंट्रल लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे एग्जाम की, एम्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए तो ये बुक एकदम बेस्ट है। इन दो के अलावा भी एमसीक्यू की बहुत सारी बुक आती हैं, उनकी फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप अमेजोन पे आप चेक करेंगे तो इनके अलावा भी 3-4 बुक और मिल जाएंगी। एमसीक्यू में तो मैं ये बोलूंगा कि आपके पास जितनी ज्यादा बुक है, जितना ज्यादा मटेरियल आपके पास है, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए एमसीक्यू में। ठीक है, थ्योरी में भले ही आप सफिशिएंट रखें, लेकिन एमसीक्यू तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, एमसीक्यू तो ये हो गई हमारी एमसीक्यू की बुक। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के तो रहते हैं 75 नंबर के, बाकी के रहते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, है ना, इनकी भी बुक आप अलग से परचेस आप कर सकते हैं, लेकिन बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपकी अगर डिमांड है तो आप अगर बोलेंगे कि सर हमको तो उनकी बुक के भी बता दो, तो फिर मैं उसका एक छोटा सा वीडियो और अपलोड कर दूंगा, मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश का, है ना। तो अभी फिलहाल सिर्फ 75 नंबर पे ही मैंने फोकस किया था आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा है कि कौन कौन सी बुक आपको परचेज करना है, आपका लेवल कितना है, कितने अच्छी आपकी तैयारी अभी तक हो चुकी है, किससे उससे आगे आप बढ़ रहे हैं या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं ना। देखो, 2 तरह के स्टूडेंट में से आप किस तरह के हैं, या तो आप शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम बेसिक वाली बुक खरीदेंगे आप, है ना, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एन मुर्गेस हो गई, हिस्टोपैथोलॉजी में एन मुर्गेस हो गई, है ना, एकदम बेसिक बुक से शुरुआत करें। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा डीप में जा रहे हैं तो फिर थोड़े और डीप लेवल की बुक की बात कर जरूर परचेज करें आप। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में मैंने अपूर्व शंकर शास्त्री और अनंत नारायण को बताया। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी लैब टेक्नीशियन की बुक। बुक जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन साथ साथ में ये भी समझना जरूरी है कि उनकी किस तरह से आप यूज करें। ठीक है भाई, अब कोई डाउट हो आपको बुक में और आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। हमारा लाइव क्लास भी का बैच भी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल दे दूंगा, है ना। फिलहाल थोड़ा सा आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में लाइव क्लास कैसे लेंगे आप, किस तरह से क्या टाइमिंग रहेगी, वो मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, है ना। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। धन्यवाद, जय हिंद।